फॉर अभी तक जो हमने डिस्कशन की थी उसके मुताबिक ये था कि आप लोग आप लोगों को इनविटेशन ईमेल चली गई थी और आपने उस इनविटेशन ईमेल को फॉलो करते हुए अपना netacad.com पे अकाउंट बना लिया था और आप लोग होपफुली सारे जो हैं वो ये CCNA1 ऑनलाइन कोर्स का होम पेज एक्सेस कर सकते होंगे। तो बेसिकली सो फॉर हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम लोग आप लोगों को रजिस्टर कर लें और हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं ताकि हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकें। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आपको इशू आ रहा है वॉइस वगैरह में तो आप यहाँ से वॉइस की ऑप्शन यहाँ पे ऑडियो का इस तरह से ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप PC ऑडियो को इनेबल कर सकते हैं वॉइस ओवर IP को, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। इन केस अगर स्टिल इशू है तो डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। मैं अभी थोड़ी देर के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक जो फर्स्ट टाइम आए हैं या जिन्होंने आज आज हमें ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये शुरू में बता दूं कि आप लोगों ने इन एनी केस आज की डेट में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। वो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन गाइड में शेयर किया था कि हाउ यू कैन एक्टिवेट योर अकाउंट, उसको फॉलो करें। आपको ईमेल में वो लिंक भी मिल गया होगा। दूसरा जो सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट थी कि जब आप लोग अकाउंट एक्टिवेट कर लें तो netacad.com पे आके लॉगिन कर लें और यहाँ पे आके ये प्री कोर्स सर्वे अटैम्प्ट कर लें। इससे एक तो आपकी हमारे पास प्रेजेंस रिकॉर्ड हो जाएगी और दूसरा ये है कि इससे मुझे कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप किस सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, और थर्ड आपके पास किस किस्म का इंटरनेट है। तो इससे हम जनरली ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि किस किस्म के इंटरनेट पे इश्यूज आते हैं, लेकिन ये जस्ट आपकी एक प्रेजेंस के लिए था। बाकी मैं एक दफ़ा जनरली बता देता हूँ कि आप लोगों ने होम पेज पे, जैसे मैं ये अपडेट्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन सेशन हमारा हो चुका है, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे यूट्यूब के लिंक के ऊपर अवेलेबल है। जिन लोगों ने ओरिएंटेशन सेशन मिस कर दिया था वो लोग इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। और अब हमारे जो वीकली लेक्चर्स हैं जो आज से शुरू हो रहे हैं उसमें हम लोग रेगुलरली यही मीटिंग आईडी है और यही पासवर्ड है, इसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर रहे होंगे और हम वी विल बी कनेक्टिंग एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे। तो टाइम अभी फिक्स नहीं है कि हम 3 से 4:30 तक या कम टाइम रखें या ज़्यादा रखें, बट ये एक एस्टिमेटेड टाइम था कि इतना हमारा लाइव सेशन होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी हम कम रखें ताकि ज़्यादा मैं कोशिश ही करूँगा कि आपको चीज़ें जल्द अज जल्द डिलीवर हो जाएँ और आपका मैं कम टाइम लूँ। और जो रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर्स होंगे वो मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स के सेक्शन में आपको अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड सेशंस का यहाँ पे ऑप्शन है, आप इस पे चले जाएंगे और यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन गाइड का ये वीडियो अपलोडेड है, इसी तरह ओरिएंटेशन का अपलोडेड है, तो ये चैप्टर 1, 2, 3 और इसी तरह सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ये इसीलिए रखा गया है कि लाइव सेशंस में इतना ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना और उसकी प्रैक्टिस कराना मुश्किल है, तो मैंने इसको थोड़ा हाइब्रिड मोड में रखा कि हम जो हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, उनको हम लोग रिकॉर्डेड अपलोड कर दें और जो हमारे प्रैक्टिकल सेशंस हैं जिनमें हम कुछ पैकेट ट्रेसर में काम कर रहे होंगे वो हम लाइव सेशंस के अंदर आप लोगों के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करें और आप लोगों से उनको एज असाइनमेंट आपको दें और आप लोग भी उनको कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इफ़ वी हैव 2 लैब्स एंड इन ईच लैब वी हैव 30 एंड यूजर्स, कैन एंड यूजर्स from one lab access to other lab main server only, not other end users? Is this possible? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप लोग अगर आपके पास 2 लैब्स हैं और उसमें से आप कुछ यूज़र्स को चाह रहे हैं कि वो एक सर्वर को एक्सेस कर सकें और दूसरे ना कर सकें, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क लेवल पे
आप स्विच के ऊपर ACL लगा सकते हैं मैक बेस्ड, और इसी तरह अगर आपके पास राउटर है तो आप राउटर्स के ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक्टिवेट करके कॉन्फ़िगर करके आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र्स को। सो आपके क्वेश्चंस तो आप लोग करते रहेंगे और हम इन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि सेशन के आखिर में आंसर करें। मैं इस सेशन को थोड़ा फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि हम फर्दर ओके समवन इज सेइंग दैट उसको बेसिक कमांड्स भी नहीं आती और क्या होगा। तो डेफिनेटली दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स और आपको इसमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको पैकेट ट्रेसर पे काम नहीं आता या कोई स्विच की बेसिक कमांड्स नहीं आती या आपको कनेक्ट करना नहीं आता, नो इशू। ये हमारी इसी ओवरऑल एक्टिविटी का पार्ट है कि हम लोग आपको यही सिखाएंगे कि आप किस तरह से स्विचेस राउटर्स को कनेक्ट करेंगे। सो जंपिंग टूवर्ड्स माय स्लाइड्स कि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने इसका लेक्चर वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करना था लेकिन नहीं हो सका, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट एक लैब के ऊपर चले जाएंगे। तो आप अपने क्वेश्चन स्टिल चैट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा इस सेशन के एंड में अलाउ करूँगा कि आप लोग किसी का अगर बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या कोई बहुत सीरियस इशू है तो वो माइक में उसका अनम्यूट कर दूंगा और आप वो जो है मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकता है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि सबका टाइम जो है हम शुरू की जो क्यूरीज हैं उनमें ही यूटिलाइज कर लें। सो लेट्स जंप टूवर्ड्स ओके। जो हमारा बेसिकली ये चैप्टर 2 है, जिसको यहाँ पे मॉड्यूल 2 लिखा गया है। बहुत सारी जगहों पे चैप्टर लिखा होगा, बहुत सी जगहों पे मॉड्यूल लिखा होगा, बट ये CCNA 1 का हमारा चैप्टर 2 है। तो ये हमारा बेसिक स्विच एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स है या नेटवर्किंग टुडे है, जिसमें जनरली बताया गया है कि आजकल किस किस्म के नेटवर्क्स हैं अवेलेबल, किस तरह के नेटवर्क्स चल रहे हैं। मैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उस वो वैसे जेनेरिक एक चैप्टर है। तो ये स्पेसिफिक है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से हर बंदे को, चाहे किसी को पहले से स्विचेस के बारे में पता है कि नहीं है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना आती है नहीं आती, हर बंदे को कम से कम ये जो बेसिक कमांड्स हैं वो ज़रूर बाय दिस वीकेंड आनी चाहिए। अगर किसी को कोई इशू आता है तो मुझे आप ईमेल ड्रॉप कर दें, लेकिन जो मैं जिस तरह से बताऊंगा आपने उस तरह से वो क्लैब्स करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग का तरीकाकार भी यही है कि मैं आपको लैब्स शेयर करूँगा और कुछ मैंने लैब्स कल की डेट में शेयर भी रात को की थी और वही लैब्स मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट भी करूँगा और आपने वो लैब्स कंप्लीट भी करनी है। तो लैब्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम अभी थोड़ी देर बाद लैब्स की तरफ जाएंगे। सो सबसे पहले आता है सिस्को iOS एक्सेस, कि सिस्को का जो स्विचेस का या राउटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम कैसे एक्सेस करें। तो स्विचेस के सिस्को के जो स्विचेस हैं या राउटर्स हैं या डिवाइसेस हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहते हैं iOS। ये एप्पल का या आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये iOS इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्को का जो राउटर्स और स्विचेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ये उसका शॉर्ट कोड है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी किसी भी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करें तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। सेम इज़ द केस विद द सिस्को iOS कि यहाँ पे शेल है जिसको हम अपने आसान अल्फाज में CLI कहते हैं, कि हम कमांड लाइन इंटरफेस पे जाके कुछ कमांड्स इशू करते हैं और उसकी उसको उनको यूज़ करते हुए डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कर्नल, जो कि कम्युनिकेट करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपके राउटर्स में प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट टेबल्स हैं, डिफरेंट कमांड्स आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वट एवर इज़ रनिंग अंडर द हार्डवेयर उसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर कमांड्स के थ्रू अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जस्ट लाइक कि आपके पास राउटर में इंटरफेसेस होते हैं और आप कमांड्स के थ्रू उन इंटरफेसेस पे IP एड्रेसेस असाइन करते हैं, तो बीच में जो सिस्टम लेवल पे आपको सपोर्ट कर रहा होता है वो आपका कर्नल होता है। और कर्नल ही इसका मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर वेरी करता है डिवाइस टू डिवाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हो सकती हैं स्विच के अंदर, और राउटर्स में नॉर्मली नंबर ऑफ़ पोर्ट्स कम होती हैं।
इसी तरह राउटर्स में जो हार्डवेयर है उसमें आपका सीपीयू भी आता है, उसमें आपकी मेमोरीज भी आती हैं, उसमें आपके डिफरेंट पावर सप्लाईज, सारा जो आपका चेसी होता है वो इटसेल्फ कंप्लीट हार्डवेयर होता है। तो इस हार्डवेयर को हम थ्रू कर्नल यूज़ कर रहे होते हैं और कमांड्स के थ्रू हम उसको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो GUI एक और कॉमन तरीका है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने का, बट GUI ग्राफिकल इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली होता है। हम यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस लाइक माउस और टच स्क्रीन्स के थ्रू इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट सिस्को के जो राउटर स्विचेस और इस तरह की डिवाइसेस हैं उनमें मोस्टली GUI नहीं आता। सिर्फ जो होम डिवाइसेस हैं या जो आपकी ISR राउटर्स होते हैं उनके अंदर ये GUI इंटरफेस अवेलेबल होता है। एक और इंटरफेस है जिसको हम वेब इंटरफेस कहते हैं, तो वो भी हमारा ग्राफिकल इंटरफेस होता है किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने का। जस्ट लाइक आप लोग घरों में अगर PTCL की डिवाइस या कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, तो आप उसका वेब इंटरफेस एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो भी एक ग्राफिकल इंटरफेस है। बट जस्ट लाइक विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 अगर हम देखें तो वो डायरेक्ट बूट होता है ग्राफिकल इंटरफेस में, राउटर्स और स्विचेस में इस तरह से नॉर्मली नहीं होता। और इस ग्राफिकल इंटरफेस को अगर चलें आगे जाते हैं, अगर हम अपने राउटर्स और स्विचेस को एक्सेस करने की बात करें कि हम अपने राउटर्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या iOS है उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो कमांड लाइन इंटरफेस पे कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहला तरीका है कंसोल केबल को यूज़ करते हुए। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास एक कंसोल केबल है जिसको हम यूज़ करते हैं राउटर को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब हम राउटर को पीसी के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि राउटर्स बाय डिफ़ॉल्ट विद ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, इनकी कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ नए राउटर्स में बाय डिफ़ॉल्ट एक आईपी एड्रेस मैनेजमेंट आईपी लगा होता है जिसको आप ग्राफिकल वेब इंटरफेस से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्को के हाई एंड सीरीज़ के डिवाइसेस हैं उनको आप शुरू में किसी ना किसी कंसोल केबल से ही कनेक्ट कर रहे होते हैं। आजकल ये USB केबल भी आ रही है, उसको भी हम कंसोल कनेक्शन ही कहते हैं, वो बेसिकली कन्वर्टेड है कंसोल कनेक्शन ही होता है। दूसरा तरीका है कि हम अगर फर्स्ट टाइम इस डिवाइस को कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिए, आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि हम किस तरह से कंसोल केबल को यूज़ करते हुए केबल अपने स्विच को कनेक्ट करेंगे। सेकंड आ जाता है कि हम अगर रिमोट लोकेशन पे हैं तो हम कैसे, फॉर एग्जांपल आप ओवर द नेटवर्क आप अपने राउटर या स्विच को एक्सेस करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जाके अपना लैपटॉप अटैच नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। हमारे पास दो मेथड हैं, एक सिक्योर शेल है जिसको आप लोग SSH भी बोलते हैं, इसमें सिक्योर कनेक्शन बनता है, इनक्रिप्टेड सेशन होता है। और टेलनेट है जो कि बेसिकली इनसिक्योर तरीका है किसी भी रिमोट डिवाइस को कनेक्ट करने का। दोनों में हमें जो एक्सेस मिलता है वो हमें सिस्को के स्विच या राउटर का कमांड लाइन इंटरफेस हमें मिल जाता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। देन अगर आप फिज़िकली काम कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है, विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है, तो आपको ये टर्मिनल एमुलेटर प्रोग्राम चाहिए होता है, जैसे पुटी के नाम से बहुत पॉपुलर है, लोग इसको यूज़ करते हैं किसी भी टर्मिनल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। आपका ये जो स्विचेस होते हैं या राउटर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड DTE डिवाइसेस, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है, तो इसको भी हम टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और अगर ये एक दफ़ा कनेक्ट आप कर लेते हैं और इसको आप इनिशियल कंसोल से कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, देन आप SSH या टेलनेट भी कर सकते हैं। इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे टेराटर्म है, सिक्योर CRT है, आप इनको भी यूज़ करके अपने स्विचेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जो फिज़िकली स्विचेस होंगे, सिमुलेटर के अंदर नहीं। सिमुलेटर में भी हम कंसोल केबल को यूज़ करेंगे। अब iOS को नेविगेट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कमांड लाइन एक्सेस आ गया तो आप उसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं। हमारे जो सिस्को के स्विचेस या राउटर्स हैं जिनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसमें दो मोड, हमारे बेसिक प्राइमरी मोड्स अगर हम कहें तो दो मोड हैं, सॉरी। पहला मोड है यूज़र एग्जिट मोड। यूज़र एग्जिट मोड बेसिकली हमें एक इस तरह का प्रॉम्प्ट मिलता है, जैसे ये राउटर है तो इसके आगे ग्रेटर देन का साइन होगा, इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं, ये हमारा यूज़र मोड है। तो यूज़र मोड पे बहुत ही लिमिटेड कमांड्स अवेलेबल होती हैं या बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स अवेलेबल होती हैं। देन कम्स आपका प्रिविलेज एग्जिट मोड। आप इस यूज़र एग्जिट मोड से
इनेबल की कमांड लगा के प्रिविलेज मोड में चले जाते हैं। तो प्रिविलेज मोड में आप बहुत ऑलमोस्ट सारा सब कुछ आप प्रिविलेज मोड में कर सकते हैं। डिवाइस के अंदर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इंटरफेसेस पे आईपीज लगा सकते हैं, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनेबल कर सकते हैं, अगर राउटर है स्विच है तो स्विचिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आप प्रिविलेज मोड में जाते हैं। प्रिविलेज मोड से आगे भी कुछ मोड्स हैं, जैसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। तो अगर हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखें तो हम इस मोड में आ जाते हैं। ये मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्यों मोड्स को शिफ्ट करते हैं। बेसिकली कमांड्स आपकी डिफरेंट मोड्स में अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कमांड जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है, कॉन्फ़िग मोड की है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अप्लाई हो सकती है, तो आप उसको यूज़र या प्रिविलेज मोड में नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह कुछ कमांड्स होती हैं जिनको लाइन कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स कहते हैं। तो जब तक आप इस प्रॉम्प्ट के ऊपर नहीं आएंगे तब तक आप वो वाली कमांड्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह इंटरफेसेस को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड्स में चले जाते हैं। दे आर कॉल्ड सब कॉन्फ़िगरेशन मोड्स। बेसिकली प्राइमरी हमारे दो ही मोड्स हैं, यूज़र एग्जिट मोड और प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड। तो जनरली आप लोग इन्हीं 2-3 मोड्स के अंदर काम कर रहे होंगे, इनके अंदर आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से इन स्लाइड्स को स्टॉप करता हूँ क्योंकि यही चीज़ें हम आगे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल सेशन में। तो यहाँ से मैं जंप कर जाता हूँ अपनी लैब के ऊपर। मैं आपको वैसे दिखा दूँ कि हमारे पास मैंने उस दिन भी दिखाया था कि यहाँ पे कुछ लैब्स हैं, ऑलमोस्ट दे आर 33 लैब्स हैं। तो इनमें से हम अभी जैसे चैप्टर 1 कर रहे हैं तो चैप्टर 1.5.7 टॉपिक में ये लैब है। इसी तरह चैप्टर 2 अगर आप कर रहे हैं तो 2.3.7 में ये वाली लैब है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 2.5.5 लैब है। तो 2 के साथ जो स्टार्ट हो रही हैं ये चैप्टर 2 की लैब्स हैं। इसी तरह चैप्टर 3 की लैब है, चैप्टर 4 की लैब्स हैं और इसी तरह चैप्टर 9। बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें कम लैब्स हैं, उस तरह से प्रैक्टिकल लैब्स नहीं हैं, लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे इस वीक में हम लोग एटलीस्ट ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनकी लैब्स हम लोग अटैम्प्ट कर लें। आज की डेट में कोशिश करेंगे 3-4 लैब्स हम आज ही कर लें। तो सबसे पहली लैब है नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन की लैब। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर है। इस पैकेट ट्रेसर के सॉफ्टवेयर में ये लैब ओपन हो जाती है। पैकेट ट्रेसर क्या चीज़ है? पैकेट ट्रेसर बेसिकली सिस्को का एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही मेच्योर सिमुलेशन टूल है जिसके थ्रू आप सिस्को की डिवाइसेस को सिमुलेट कर सकते हैं। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और प्रेफर्ड यही है कि 7.3 एटलीस्ट आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके पास होना चाहिए। काइंडली अपना वेब कैम ऑफ रखें अगर कोई इनेबल कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे डिस्टॉर्शन होती है। हम वीडियो स्ट्रीम्स को डिस्करेज ही करेंगे, तो काइंडली अपना वेब कैम ऑफ रखें। मैं एक मिनट चैट में देख लेता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन अभी आ रहा है। हम पैकेट ट्रेसर का कौन सा वर्जन डाउनलोड करें? तो डेफिनेटली आपने लेटेस्ट वर्जन 7.3 ही डाउनलोड करना है। और लैब का लिंक नहीं डाउनलोड हो रहा। ओके, जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आप लैब के लिंक पे क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे स्टिल ये लैब्स डाउनलोड नहीं हो रही तो मैं इनको दोबारा शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। वेयर टू ऑफ द वेब कैम, सो यू हैव टू गो समवेयर। आप यहाँ से अपने पार्टिसिपेशन में ये जस्ट लाइक वेब कैम का है, यहाँ पे स्टार्ट माई वीडियो आ रहा है, इसको आप ऑफ कर लें। ये कोई यूज़र जो है वो वेब कैम इनका ऑन हो रहा है तो इसको ऑफ रखें, कोशिश करें कि ऑफ ही रहे। अच्छा, इसके साथ थोड़ा स्लो चलें सर। हाँ यार, टाइम वाकई कम है हमारे पास, तो लाइव सेशंस में हम कोशिश करते हैं कि एक ही फ्लो में एक चीज़ को प्रेजेंट कर दिया जाए। तो चलें, मैं थोड़ी पेस स्लो करता हूँ।
आई ऑलरेडी हैव 7.1, दैट्स गुड, बट आई रिकमेंड कि आप 7.3 ज़रूर डाउनलोड करें। यस, यूबंटू पे भी ये हो सकता है और सेंटोस पे भी आप कर सकते हैं, इवन मैकिन्टॉश पे भी हो सकता है। अच्छा, साथ साथ कह रहे हैं क्वेश्चंस के भी आंसर करें। कैन नॉट लॉग इन टू पैकेट ट्रेसर आफ्टर इंस्टॉलिंग गिविंग एरर। सो इन एनी केस आपका इंटरनेट जब चल रहा होगा, आप पैकेट ट्रेसर ओपन करेंगे तो आपसे शुरू में वो एक दफ़ा लॉगिन मांगता है, तो आप वो यूज़र नेम पासवर्ड जो आपका नेटअकैड का है वही यूज़र नेम पासवर्ड आप वहाँ पे देंगे तो डेफिनेटली वो लॉगिन कर लेगा। अदरवाइज़ आप गेस्ट से भी लॉगिन करके उसको यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड यही है कि आप लॉगिन करें। सर काइंडली अपलोड दी स्लाइड्स टू सम लोकेशन। ओके, स्लाइड्स के बारे में थोड़ा सा अभी हम होल्ड पे हैं, स्लाइड्स मैं शेयर नहीं की और मैं रिकमेंड आपको यही कर रहा हूँ कि आप लोग अपने कोर्स के होम पेज पे जाएं, यहाँ से मॉड्यूल्स के सेक्शन में जाएं और यहाँ से इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स कोर्स के ऊपर जाएं, कोर्स कंटेंट में, और यहाँ पे आपको ये लॉन्च का जो बटन है इसके थ्रू आपको ये पूरा करिकुलम अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं और ये स्लाइड्स भी वहीं से बनाई गई हैं। तो अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्टिविटी भी बनाना चाह रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन जो अब जैसे मैं स्लाइड्स में आगे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉच द वीडियो, तो वीडियो क्योंकि स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं है तो वो वीडियो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं चैप्टर्स के अंदर अवेलेबल होगी। तो आपको स्टिल आई रिकमेंड कि आप लोग ऑनलाइन इस करिकुलम को यहाँ से स्टडी करना शुरू कर दें और चैप्टर बाय चैप्टर इसको स्टडी करें। मैं कुछ दिन बाद स्लाइड शेयर कर दूंगा, लेकिन स्टिल आई प्रेफर कि आप लोगों की एक्टिविटी इस पोर्टल पे भी बनती जाए और ये काफ़ी जब आप लोग एक दफ़ा इससे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर आप क्लास में कोई चीज़ मिस भी कर देते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाएगा वो कंसेप्ट। यहाँ पे कई वीडियोज़ हैं छोटी छोटी, कई एनिमेशंस हैं जिनसे आपको पैकेट्स की जो एक जगह से दूसरी जगह पैकेट्स जाते हैं उनके बारे में एनिमेशन से ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट बनेंगे। तो काइंडली अपना वेब कैम ऑफ रखें। ओके ओके, जो पैकेट ट्रेसर के मसाइल हैं वो हम बाद में हल करते रहेंगे। और डाउनलोडेड, गुड। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल होगा? आपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करना, ये पैकेट ट्रेसर के अंदर हर डिवाइस में ऑलरेडी मौजूद है और इसको आपने अभी इंस्टॉल नहीं करना। हाँ, अगर आप बाद में प्रैक्टिकली अपने राउटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके तरीके हैं। पैकेट ट्रेसर में भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्पेसिफिक राउटर या स्विच के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो स्टिल आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए होल्ड करें कि हम थोड़ी सी चीज़ें आगे कर लें। अच्छा, लैब्स के बारे में हम वापस आ जाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लैब्स हैं और हम इन लैब्स को वन बाय वन अटैम्प्ट करेंगे। मेरी कोशिश है कि आज हम कुछ 2-3 लैब्स ज़रूर अटैम्प्ट कर लें ताकि आप लोग भी ये लैब्स अटैम्प्ट करके फर्दर अपनी टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव कर सकें। तो जब भी आप ये लैब्स ओपन करेंगे तो ये एक्टिविटी लैब्स हैं, ये एम्प्टी लैब्स या जो हम खुद अभी बना रहे होंगे ये उस तरह की नहीं है, ये इसको उन्हें खुद एक्टिविटी लैब्स बना के अपलोड की हुई हैं, हम इनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा, इन एक्टिविटी लैब्स के साथ एक और एक्टिविटी विंडो आती है, ठीक है, ये उसके साथ इंस्ट्रक्शन विंडो है, ये एक्टिविटी विंडो है, इसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी। ये कौन है? ओके, तो जब भी आप कोई लैब ओपन करेंगे तो आपके सामने दो चीज़ें आएंगी। एक तो आपके सामने ये आपका वर्क स्पेस आ जाएगा जिसमें आप डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होंगे या बना रहे होंगे टोपोलॉजीज़ को। यार काइंडली थोड़ी देर के लिए ये बीच में डिस्टर्बेंस ना करें, थैंक यू। तो यहाँ से हम इन लैब्स को हमारे इदरीस काइंडली थोड़ी देर के लिए आगे जाने दें, हम आखिर में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, ये जो लैब है ये फर्स्ट लैब है आपकी चैप्टर 1 में से है। इसमें जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इस लैब को कंप्लीट करना है।
वैसे इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको जस्ट हमने एक्सप्लोर करना है और उसके मुताबिक आंसर करना है। तो मैं जैसे जैसे साथ साथ आपसे पूछूंगा, अपने चैट में मुझे बता देना है कि मैं आपसे आपके ख्याल में इसका क्या आंसर हो सकता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे चैट भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर टोपोलॉजी को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नेटवर्क है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक सेंट्रल साइड है, जैसे हेडक्वार्टर होता है। ये कोई बैंक या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो सकता है। इसमें आपको डिफरेंट राउटर, इसी तरह लेयर 3 स्विचेस, लेयर 2 स्विचेस और ये पीसीज नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे इनका एक सर्वर भी लगा हुआ है। तो ये कोई कंपनी है जिसका एक ऑफिस है, और ये इसका नेटवर्क है। तो इसकी एक ब्रांच है, जो कि यहाँ पे देखिए ब्रांच का सर्वर है, और ब्रांच के अंदर कुछ आईपी फ़ोन्स लगे हुए हैं, कुछ वायरलेस यूज़र्स हैं, और इसी तरह एक प्रिंटर भी लगा हुआ है। तो दे ऑल आर आईपी डिवाइसेस, और दे ऑल आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। तो ये जो राउटर्स हैं, दे आर कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो ये राउटर्स आपस में नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ये ब्रांच का और हेडक्वार्टर का कनेक्शन देखें तो ये एक इंट्रानेट कनेक्शन है। ये कंपनी वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन कहलाता है। इसी तरह फिर ये इंटरनेट का कनेक्शन है, और ये एक और होम ऑफिस है किसी एम्प्लॉई का, और वहाँ से बैठ के वो काम कर रहा है। इसके पास प्रॉब्ली एक मॉडेम है, जस्ट लाइक आपके पास डीएसएल डिवाइस होती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी करती है, और साथ में आपको वायरलेस एक्सेस भी कराती है और राउटिंग भी कर रही होती है। तो आपका ये एक वायरलेस सेटअप है घर पे, और यहाँ पे उस यूज़र का या एम्प्लॉई का टैबलेट लगा हुआ है, और इसका होम लैपटॉप है, होम डेस्कटॉप है, और एक प्रिंटर लगा हुआ है। आजकल टेली वर्किंग बहुत ही पॉपुलर है पूरी दुनिया में। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि यू हैव टू विज़िट योर ऑफिस और योर ब्रांच और योर हेडक्वार्टर फिज़िकली, कि आप वहाँ पे जाके काम करें। तो इसके लिए आजकल प्रेफर्ड तरीका यही है कि आप होम ऑफिस से भी बैठ के काम कर सकते हैं, अगर कोई स्टिल इश्यूज़ हैं। जस्ट लाइक आजकल के अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक को देखें, तो मैं भी अब घर से बैठ के काम कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको अपनी लैब के अंदर या अपने ऑफिस में मिलता। तो ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है। तो अब ये नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है? अब जैसे हेडक्वार्टर का सर्वर एक्सेस करना है इस यूज़र ने अपने लैपटॉप से, तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और ये जो राउटर है ये इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए, जो कंपनी का हेडक्वार्टर का राउटर है। तो ये इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। खैर, ये थोड़ी एडवांस बातें, हम इनको आगे विद द फ्लो ऑफ द चैप्टर्स हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर हम स्पेसिफिक लैब की बात करें तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से डिफरेंट हैं। हम इस लैब के अंदर ये आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि हमारी लाइक एंड डिवाइसेस कौन सी हैं, हमारी इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन सी हैं। ठीक है, तो हम इनके क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं। ये कहते हैं जी, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द डिवाइसेस इन पैकेट ट्रेसर, ओनली द सर्वर पीटी डिवाइस कैन एक्ट एज अ सर्वर। सो यहाँ पे जो ये सर्वर्स हैं, ये सिर्फ सर्वर का काम कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल सबको पता होगा कि हमारे पास सर्वर्स होते हैं, बेसिकली दे आर होस्टिंग सर्विसेज, जैसे वेब सर्वर्स होते हैं, ईमेल सर्वर्स होते हैं। तो ये किसी कंपनी का कोई भी सर्वर, डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, जो कि डेस्कटॉप मशीन्स हो सकती हैं, जो कि लैपटॉप हो सकता है, जो कि कोई टैबलेट हो सकती है, और वहाँ से हम थ्रू उस डेस्कटॉप मशीन के थ्रू हम इसकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होंगे। यहाँ पे नेटवर्क सर्विसेज भी होती हैं, और इसी तरह डेटाबेस सर्विसेज भी होती हैं। अच्छा, लिस्ट एट लीस्ट 2 फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइसेस। अच्छा, इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन सी हैं? ये जितनी डिवाइसेस जो कि नेटवर्क के दरमियान लगी हुई हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे राउटर्स हैं, लेयर 3 स्विचेस हैं, दे ऑल आर इंटरमीडिएट डिवाइसेस। और इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया है। अब देखिए, मीडिया क्या होता है? मीडिया हमारा कनेक्शन है, हमारी कनेक्टिविटी है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं होम ऑफिस के अंदर, तो ये जो लैपटॉप कनेक्टेड है या टैबलेट कनेक्टेड है, इसका जो मीडियम है कनेक्शन का, ये वायरलेस है। और इसमें इसी तरह अगर राउटर को हम मॉडेम से देखें तो यहाँ पे एक केबल यूज़ हो रही है, और ये नॉर्मली ईथरनेट केबल भी हो सकती है। और अगर आप इस मॉडेम से आगे कनेक्टिविटी देखें तो ये कॉपर या कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। अगर आप ये इंटरनेट और राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये भी कॉपर
या कोई भी मीडियम हो सकता है, इवन के सैटेलाइट भी हो सकता है। यहाँ पे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क का कनेक्शन है। ये जो स्पेसिफिक रेड केबल दिखा रहे हैं हम, इसमें ये एक सिमुलेट कर रहा है कि ये एक वैन का कनेक्शन है, वाइड एरिया नेटवर्क का। अब लैन और वैन को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लैन के, अच्छा थोड़ा सा ये जो इंटरनल केबलिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉर्मली ये कॉपर केबल के थ्रू होती है। जैसे हमारे पास यूटीपी केबल्स होती हैं, एसटीपी केबल्स होती हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं। ये केबल्स भी मैं आपको फिजिकली आगे दिखाऊंगा जब हम फिजिकल लेयर का चैप्टर कर रहे होंगे। हम इनके कनेक्शंस भी बनाएंगे, कनेक्टर्स भी बनाएंगे, केबल्स की टाइप्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट लैन्स के कनेक्शंस देख रहे हैं, ये बीच में वाइड एरिया नेटवर्क का कनेक्शन है और यहाँ पे ये वायरलेस कनेक्शन है। तो दूसरा इसमें जो एक्टिविटी में कह रहा है कि हम कोई मीडिया क्यों चूज़ करते हैं। लाइक ये लोकल एरिया नेटवर्क है तो हम यहाँ पे आसानी से शील्डेड या अनशील्डेड केबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर्स को। और अगर होम नेटवर्क्स की बात करें या स्मॉल नेटवर्क्स की बात करें तो वायरलेस हमारे पास एक प्रेफर्ड मीडियम है कनेक्टिविटी का। लेकिन अगर आप किसी हेडक्वार्टर के नेटवर्क की बात करें जहाँ पे हज़ारों यूज़र्स कनेक्टेड होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर केबल्स लगी होंगी, शील्डेड अनशील्डेड, या फिर कुछ कॉरपोरेट नेटवर्क्स के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स भी यूज़ की जाती है बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्टिविटी के लिए। एंड यूज़र्स को नॉर्मली फाइबर पे कनेक्ट नहीं किया जाता, एंड यूज़र्स को थ्रू कॉपर या थ्रू वायरलेस कनेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्शन होते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ ये D1 स्विच जो है वो बिल्डिंग 1 में लगा हुआ है और D2 स्विच जो है वो किसी दूसरी बिल्डिंग में लगा हुआ है और ये हेडक्वार्टर के अंदर है, तो हम इनको आपस में फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें हम क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि जी लैन्स और वैन्स क्या हैं। लैन्स स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा जो है प्योरली एक लोकल एरिया नेटवर्क है, क्योंकि इसका जो कवरेज है, जियोग्राफिकल कवरेज है, वो विद इन अ रूम हो सकती है, विद इन अ बिल्डिंग हो सकती है, विद इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी हो सकती है, जो कि आपका जैसे कैंपस भी हो सकता है, जैसे आपका कोई लैब भी हो सकती है, कोई ऑफिस भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड एरिया है, तो लाइक 100 से 300 मीटर्स हो सकता है या एटलीस्ट 1000 मीटर्स तक हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ऑफिसेज जो हैं वो डिस्पर्स्ड हैं, लाइक एक ऑफिस जो है वो आपका एक सिटी में है और दूसरा ऑफिस दूसरे सिटी में है, तो दे कैन नॉट बी कनेक्टेड थ्रू लैन टेक्नोलॉजीज। कि लैन की जो केबलिंग है या वाईफाई के थ्रू हम सिटीज, एक सिटी से दूसरे सिटी में यूज़र्स को कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ पे लैन मीडियम यूज़ होगा। अच्छा, एक चीज़ समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैन मीडियम, लैन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम, और लैन की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें आपका ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट और वायरलेस मीडियम और कॉपर केबल्स ये सारी आ जाती हैं। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, लाइक एक ऑफिस आपका इस्लामाबाद में है हेडक्वार्टर, और एक ब्रांच जो है वो आपकी लाहौर में है, तो आप इनको आपस में वाइड एरिया नेटवर्क के मीडियम के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जो कि फाइबर हो सकती है, जो कि सैटेलाइट हो सकता है, कोई भी वाइड एरिया नेटवर्क का मीडियम हो सकता है। और इनकी जो डिवाइसेस होंगी वो भी वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइस होंगी। यहाँ पे कोई वाईफाई राउटर नहीं होगा, ये एक हाई एंड राउटर हमारे पास होगा जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आजकल तकरीबन सारे ही वाइड एरिया नेटवर्क में वैन के जितने भी कनेक्शन हैं वो थ्रू फाइबर ही प्रेफर किए जाते हैं। अच्छा, साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्क्रीन शो विद अ डिले, योर स्क्रीन इज स्टक, ओके। Can we keep going lecture? We can keep last good good के हम आखिर में ही क्वेश्चन आंसर्स करें। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं थोड़ा क्विक बता दूं कि ये जो लैब है इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसमें हम प्रैक्टिकली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे, लेकिन इससे अगली जो लैब होगी उसमें हम डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। चलें, अब इस लैब के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें हम थोड़ा सा इनको कंक्लूड कर लेते हैं। हाउ मैनी वैन्स डू यू सी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस टोपोलॉजी के अंदर आप कितने वाइड एरिया नेटवर्क्स देख रहे हैं। तो कॉमन अगर हम बात करें तो दो ही हैं, एक हमारा ये इंटरनेट वैन कनेक्शन है और एक ये हमारा इंटरनेट वैन कनेक्शन है। आप अपने घर से
थ्रू इंटरनेट भी कंपनी का सर्वर एक्सेस कर सकते हैं और अपने आप अपनी ब्रांच से थ्रू इंट्रानेट या वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू भी ये सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के यहाँ पे नेटवर्क्स मौजूद हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। हाउ मैनी लैंड्स डू यू सी क्लियरली, हु कैन आंसर, जस्ट पुट इट on the chat, how many LANs do you see? Oh, good, good. One LAN, how it is possible? 3 LANs. Most of them are saying there are 3 local area networks. Yes, 100% आप लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है, दिस इज़ LAN 1, इसका नाम है होम ऑफिस। यहाँ पे एक सेंट्रल हेडक्वार्टर का नेटवर्क है जिसको हम सेंट्रल नेटवर्क कह रहे हैं, ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। और तीसरा हमारे पास ये ब्रांच का नेटवर्क है। आपको प्रोफेशनली प्रैक्टिकली जहाँ कहीं नेटवर्क्स देखेंगे आप लोग, तो प्रॉब्ली आजकल के दौर में इसी तरह के नेटवर्क से आपका वास्ता पड़ेगा। बैंक्स की बात करें या कोई भी सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज किसी डेटा सेंटर में हो सकती हैं होस्टेड, और आप उनको अपनी किसी ऑफिस से एक्सेस कर रहे होंगे, या आपके अपने हेडक्वार्टर में आपके अपने डेटा सेंटर में सर्विसेज होस्टेड हो सकती हैं और आप उनको अपनी ब्रांचेस से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे, सॉरी। चलें जी, जल्दी थोड़ा स्पीड लगाते हैं। द इंटरनेट इन द पैकेट ट्रेसर नेटवर्क इज, हाँ, ब्रीफली डिस्क्राइब इंटरनेट वट एवर, व्हाट इज सम द कॉमन वेज ऑफ होम यूज टू कनेक्ट टू। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जी घर से अगर कोई यूज़र कनेक्ट करना चाहता है तो कॉमन वेज कौन से हैं। हु कैन आंसर दिस, कि अगर आप घर से कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट को तो कौन से तरीके हो सकते हैं। लाइक आई कैन से DSL इज़ वन गुड वे कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं। और वायरलेस बहुत जेनेरिक टर्म है, वायरलेस में आप कोई स्पेसिफिक जा सकते हैं। रिमोट DSL नो, डायल अप, यस डायल अप यूज़ होता रहा है, अब ऑब्सोलीट हो गया है, नो वन इज़ यूजिंग इट। सैटेलाइट, यस यू कैन यूज़ सैटेलाइट कनेक्शन कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं। ईथरनेट इज़ नॉट जनरली एन ऑप्शन। ईथरनेट हमारे लैन की टेक्नोलॉजी है, बट मेट्रो ईथरनेट्स जो हैं वो आजकल यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। GSM 4G 3G, यस। ISDN वैन कनेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, नॉर्मली कंपनीज यूज़ करती हैं और इसको होम यूज़र्स नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते। सैटेलाइट भी एक ऑप्शन है, यस। अगर आप लोग गिलगित में हैं और वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, या आप स्कर्दू में हैं और ये एक रिमोट एरिया है, तो आप डेफिनेटली सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यस, गुड। सो एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। 5G, यस 5G इज़ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, होपफुली जल्दी आ जाएगा। MPLS कनेक्शंस भी हैं। केबल नेटवर्क, अच्छा ये मैं जनरली बता दूं, MPLS और ISDN और PRI कनेक्शंस नॉर्मली ये लोग ये कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, कनेक्टिविटी कंपनीज़ की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। होम यूज़र्स के लिए नॉर्मली DSL 3G 4G और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़, मेट्रो ईथरनेट्स, ये यूज़ किए जाते हैं। फाइबर टू द होम भी एक ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। What are the some common methods that business do? Yes, अब अगर बिजनेस की बात करें तो यस डेफिनेटली आपके पास FTTH, फाइबर टू द होम की बात करें, सेलुलर भी यूज़ हो सकता है बिजनेस के लिए, और इसी तरह PRI कनेक्शंस जो कि पहले यूज़ किए जाते थे। आजकल वैसे तकरीबन बड़े बिजनेसेस को कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स को ही यूज़ किया जा रहा है। बैकअप के लिए आप डिफरेंट मीडियम्स और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सैटेलाइट के थ्रू उसको बैकअप दे सकते हैं या किसी और ISP के थ्रू उसको बैकअप दे सकते हैं। सो फार इस लैब में हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की कि लैन कहाँ पे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स कहाँ पे हैं, और हमारे पास, अच्छा एक चीज़ हमने इसमें नहीं एक्सप्लोर की कि एंड डिवाइसेस कौन सी हैं। तो एंड डिवाइसेस हमेशा याद रखें, जैसे हमारा होम डेस्कटॉप है तो ये एंड डिवाइस है, टैबलेट है तो ये एंड डिवाइस है, अगर एक प्रिंटर लगा हुआ है और ये नेटवर्क प्रिंटर है तो ये एक एंड डिवाइस है। इसी तरह स्मार्टफोन्स एंड डिवाइसेस हैं, IP फ़ोन्स भी एंड डिवाइसेस ही कहलाते हैं, सर्वर्स हमारे एंड डिवाइसेस होते हैं। लेकिन स्विचेस, राउटर्स और ये जो इंटरनेट है, दे आर इंटरमीडिएट डिवाइसेस। यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप कोई भी नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपके पास एंड डिवाइसेस होंगी और आपके पास
इंटरमीडिएट डिवाइसेस होंगी। ये हम क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग आगे व्हेन यू विल स्टडी के आपको आईपी कैसे प्लान करने हैं, आपको नेटवर्क की प्लानिंग या डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, तो यू मस्ट नो हाउ मैनी एंड डिवाइसेस यू हैव, हाउ मैनी इंटरमीडिएट डिवाइसेस यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शंस यू शुड हैव। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ प्लानिंग है, और हमारे इस कोर्स का भी ऑब्जेक्टिव है कि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। लेट्स मूव टू द सेकंड लैब। आप लोगों ने भी इसी तरह लैब को ओपन करके एक्सप्लोर करना है। चलें नेक्स्ट आगे हम जंप करते हैं। थोड़ा सा टाइम हम काफ़ी सारा डिस्कशन में यूज़ कर चुके हैं, तो yes, wherever the users are located, they are called end devices. सो मोस्टली यूज़र्स एंड डिवाइसेस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एंड डिवाइस लाजमी नहीं है कोई फिजिकल यूज़र हो। आपका आईपी कैमरा है तो वो भी एंड डिवाइस होगी, आपका नेटवर्क प्रिंटर है तो वो भी एंड डिवाइस होगी। कोई भी ऐसी और डिवाइस है जो नेटवर्क है और वो एंड यूज़र के यूज़ में आ सकती है, एंड डिवाइस कहलाती है, तो वहाँ पे हम उसको एज ए एंड डिवाइस ही कंसिडर करेंगे। ये पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी एंड डिवाइसेस इस नेटवर्क में है। सर लैब्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आई विल शेयर द लिंक अगेन। ओके, Daniel is joining us from Haripur, that's good. So let's jump to this lab। अगर आप इस लैब को देखें तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक स्विच है और जिसको S1 लिखा हुआ है, और एक पीसी है जो कि PC1 है। सो इस लैब का ऑब्जेक्टिव, अभी आप अगर इस लैब को अगर गौर से देखें तो इस लैब में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। तो हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, आपने हमेशा इसको ऑन टॉप कर देना है एक्टिविटी विंडो को, और इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ते हुए आपने ये लैब्स अटैम्प्ट करनी है। क्योंकि मैं तो एक दफ़ा डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा, लेकिन आप लोग इनको दोबारा जब अटैम्प्ट करेंगे तो आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उसके मुताबिक ये काम करना है। तो सबसे पहली बेसिक और इस ओवरऑल कोर्स की जो पहली लैब है वो यही वाली लैब है कि हम किस तरह से एक स्विच को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिज़िकल स्विच है आपके पास और ये फिज़िकल पीसी है आपका, और आप इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो सेम मेथड यूज़ होगा। सेम जिस तरह से मैं यहाँ पे करूँगा इसी तरह से आप भी अपने फिज़िकल इक्विपमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो सेम इज़ द केस कि हम पैकेट ट्रेसर में भी कनेक्ट करेंगे। अब ये एक डिवाइस है और इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और इसके साथ कोई मॉनिटर नहीं लग सकता, इसके साथ कोई कीबोर्ड नहीं लग सकता। हाउ वी विल कॉन्फ़िगर दिस डिवाइस? तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि दे आर कॉल्ड डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डीटीई इक्विपमेंट है। तो हम इसको थ्रू टर्मिनल एमुलेटर हम यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए। और इसमें जो केबल यूज़ की जाती है या जो कनेक्शन यूज़ किया जाता है उसको RS232 कहते हैं। ये एक कंसोल केबल अगर आप लेंगे तो उसकी ये RS232 पोर्ट ही बेसिकली कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। आजकल ये USB केबल्स भी अवेलेबल हैं जो कि बेसिकली कन्वर्टर्स हैं इस कनेक्टिविटी के लिए। तो ये मैं आपको बाद में किसी फिज़िकल जो हम कैम सेशन करेंगे कैमरा वाला, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये कौन सी केबल्स हैं। वैसे मैंने स्लाइड में आपको कहीं दिखाई भी थी कि हमारे पास ये केबल होती है लाइक ये। अगर आप इस केबल को देखें तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो हम यूज़ करेंगे। सो इस लैब के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने इस पीसी को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है जी आपका पहला टास्क ये है कि आप ये केबल ले लें और उसको ड्रैग करें और उसके साथ एक कंसोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। तो अगर आपको मैं थोड़ा पैकेट ट्रेसर के बारे में जनरली बता दूं तो यहाँ पे फाइल मेन्यू है जिसके थ्रू आप कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं और यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। इसी तरह कॉपी पेस्ट और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो बॉटम टूल बार है इसको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो नेटवर्किंग डिवाइसेस लिखा हुआ है, तो नीचे आपके सामने ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, और यहाँ पे हब्स हैं, यहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस हैं, यहाँ पे
सिक्योरिटी डिवाइसेस लाइक फायरवॉल्स हैं और वैन एमुलेटर्स हैं। तो ये सारी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अगर आप एंड डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाएंगी जस्ट लाइक पीसी सर्वर, ये आप खुद भी ड्रैग करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस लैब में आपने नहीं करना। अभी आपने जिस इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, लेकिन आप अपनी लैब्स भी बना सकते हैं इन डिवाइसेस को। ये बहुत ही क्या लें एक्सटेंसिव फीचर्स के साथ ये सिमुलेटर है। इसमें आप आईओटी की डिवाइसेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये एक्चुएटर्स और सेंसर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आईओटी डिवाइसेस भी हैं। ये मैं आपको जो लोग आईओटी वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, हमारा एक सेपरेट कोर्स भी आईओटी का होता है, वो लोग उसको ज्वाइन करें तो हम उसमें ये डिवाइसेस के ऊपर काम कराते हैं। तो अभी हमारा जो इस स्टेज पे ऑब्जेक्टिव है इस लैब के अंदर कि हम एक कंसोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करें बिटवीन पीसी एंड स्विच। तो यहाँ पे अगर आप ये फोर्थ नंबर ऑफ आइकन पे क्लिक करें, अगर आप माउस को फॉलो करें तो ये कनेक्शंस लिखा हुआ है। तो जब कनेक्शंस पे आप क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसमें जो कनेक्शन है, जैसे ये फर्स्ट वन है, इट इज़ कॉल्ड, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि इन दो डिवाइसेस के साथ किस किस्म का कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे कौन सी केबल हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वन को देखें तो ये कंसोल केबल है। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ये नीचे एक विंडो आ रही है तो आप लोगों को या मुझे भी ये नीचे नज़र नहीं आ रहा कि नीचे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टूल टिप्स भी नज़र आ रही होंगी इसके साथ कि ये कौन सी केबल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका नाम। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट केबल है, क्रॉस केबल्स हैं, और इसी तरह ये हमारी वैन की केबल्स हैं, और ये फाइबर केबल्स भी हैं, और यहाँ पे आईओटी की केबल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, आपने ये वाली जो सेकंड वन है ब्लू कलर में, आपने इस केबल को पिक कर लेना है। केबल पिक करने का तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने दोबारा क्लिक नहीं करना कहीं भी। जिस डिवाइस को जिसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम पीसी के अंदर ये कनेक्शन लगाना चाह रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होता है कि आपने RS232 कनेक्शन कंसोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अभी देखें आपके पास ये केबल आ चुकी है। अब आप इसको किसी भी डिवाइस के साथ अटैच करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्विच 1 के ऊपर लाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। सिंपल आपका जो लेफ़्ट क्लिक होता है वही चलेगा नॉर्मली, जो आप जैसे लेफ़्ट क्लिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हैं। तो जो कंसोल केबल होती है वो ईथरनेट पोर्ट्स के ऊपर नहीं लग सकती, यहाँ पे ईथरनेट कनेक्शन ही हो सकता है। तो फर्स्ट वन को आपने चूज़ करना है कंसोल। तो अब देखिए हमारा इस पीसी और इस स्विच के साथ एक इसी तरह का कंसोल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, और इसके थ्रू हम इस डिवाइस को एक्सेस करेंगे। ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया कि हमने कनेक्ट पीसी टू स्विच 1 यूजिंग द कंसोल केबल। नेक्स्ट है स्टैब्लिश अ टर्मिनल सेशन विद द S1। तो आपने इस पीसी पे क्लिक करना है, और इस पीसी को मैं इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। अब मैं इस पीसी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस अवेलेबल हैं जो कि आप इस पीसी में लगा सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसका डेस्कटॉप एक्सेस करें। डेस्कटॉप इज सेम लाइक आप विंडोज़ 10 में जाते हैं तो डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रही होती हैं, इंटरफेस होता है। तो ये भी इसका एक इंटरफेस है इस पीसी का। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे आईपी कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डायल अप कनेक्टिविटी के लिए एक एप्लीकेशन मौजूद है, कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है, जैसे आप लोग कंप्यूटर में CMD लिख के आप कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करते हैं। तो ये सेम जो कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास विंडोज़ के अंदर अवेलेबल होता है, इसी तरह का कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है इस तरह का। तो इसी तरह वेब ब्राउज़र भी अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, जैसे क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, तो यहाँ पे भी वेब ब्राउज़र है। आप यहाँ पे कोई साइट ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिमुलेटर है इसमें रियल साइट्स ओपन नहीं होंगी, जो हम खुद बनाएंगे वो साइट्स हम यहाँ से ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि टर्मिनल हम सॉफ्टवेयर या एमुलेटर को यूज़ करें इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, ये कमांड लाइन कनेक्शन इस्टेब्लिश हमारा हो जाए। तो मैं इस टर्मिनल एमुलेटर पे क्लिक करता हूँ। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैं कैसे आया था। हमने पीसी से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया कंसोल,
ये नेटवर्क कनेक्शन नहीं है जो हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ये मैनेजमेंट कनेक्शन है। इसके थ्रू हम सिर्फ इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे, मैनेज करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस पीसी में डेस्कटॉप के ऊपर आके मैं यहाँ से टर्मिनल एमुलेटर ओपन करता हूँ। जब आप टर्मिनल एमुलेटर ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये कुछ चीज़ें पूछता है कि इस कनेक्शन का बिट्स पर सेकंड रेट क्या होगा, तो आप ये डिफाइन कर देते हैं। डेटा बिट्स बता देते हैं, पैरिटी रखनी है नहीं रखनी, तो फ्लो कंट्रोल करना है नहीं करना। तो नॉर्मली आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, किसी चीज़ को ना चेंज करें और इसको ओके प्रेस कर दें। तो आपके सामने ये एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है जो कि हमारा इस पीसी और इस डिवाइस के दरमियान है। मैं इसको ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोग आसानी से ज़रा इसको देख सकें कि यहाँ पे क्या चीज़ ओपन हुई है। अब ये टर्मिनल एमुलेटर के अंदर हमारे पास वो कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो गया है जो कि इस स्विच का था। अभी देखें इस स्विच का ये कौन सा मोड आ गया हमारे पास, इसको हम कहते हैं यूज़र मोड। तो जो मैंने स्लाइड्स में आपको बताया था कि आपके पास जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो दो किस्म के मोड्स आपको नज़र आएंगे। एक जैसे ये ग्रेटर दैन के साथ साइन के साथ है और ये हमारा यूज़र मोड है, और फिर ये हैश साइन के साथ है तो ये हमारा प्रिविलेज्ड मोड है। तो अब इसके अंदर भी ये मोड हम यूज़र मोड में हमने इसे एक्सेस कर लिया। जस्ट लेट मी चेक कि मैंने शायद शो नॉट श्योर कि इस लैब में कोई पहले से कॉन्फ़िगरेशन चलें हुई हुई है या नहीं हुई। हम इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और हम वापस पैकेट ट्रेसर में आ गए। हमने इस डेस्कटॉप को एक्सेस किया और यहाँ से टर्मिनल एमुलेटर को एक्सेस कर लिया, और अब हम इस टर्मिनल एमुलेटर के थ्रू हम फर्दर आगे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये कमांड लाइन इंटरफेस आ गया जिसको हम CLI कह रहे हैं, और ये यूज़र मोड है। अब हमने ये चीज़ इसके साथ इस्टेब्लिश कर ली। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि आप इस iOS में क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम हेल्प कैसे लेंगे। तो आप कहीं पे भी अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट पे क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो आपके पास अवेलेबल कमांड्स जो उस मोड की हैं वो आ जाएंगी। अब देखिए बहुत लिमिटेड कमांड्स हमारे पास हैं, जैसे कनेक्ट की है, इनेबल की है, एग्जिट की है, लॉग आउट है, पिंग है, और इसी तरह यहाँ से किसी और डिवाइस को टेलनेट करना है या ट्रेस राउट करना है। तो आप जर्नल मॉनिटरिंग या ट्रबल शूटिंग कमांड्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी यहाँ पे पासवर्ड सेट नहीं कर सकते, आप आईपीज़ को सेट नहीं कर सकते, कोई और प्रोटोकॉल्स या कोई और एडवांस फंक्शन यहाँ से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। दूसरा, आप जब कोई कमांड टाइप करना चाहते हैं, जस्ट लाइक मुझे कमांड का पता है कि वो टी से शुरू होती है बट मुझे आगे नहीं पता, तो मैं टी लिख के क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा। तो टी से जितनी कमांड स्टार्ट होती हैं, जैसे टेलनेट स्टार्ट होती है, टर्मिनल एमुलेटर की ये कमांड है जो पैरामीटर सेट करता है टर्मिनल एमुलेटर के भी, वो कमांड है। इसी तरह ट्रेस राउट की कमांड है। ये कमांड्स हमारी टी से स्टार्ट होती हैं। इसी तरह अगर आप किसी और देखना चाहते हैं कि टी ई से कौन सी स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पे देखें टी ई से सिर्फ ये दो स्टार्ट होती हैं। सेम यहाँ पे ये हमें लैब में भी बता रहे हैं कि आपने ये काम करके चेक करना है क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसके बाद वो हमें कह रहा है कि जी आप प्रिविलेज एग्जिट मोड में जंप कर जाएं। तो प्रिविलेज एग्जिट मोड में जंप करने के लिए आप इनेबल लिखते हैं, ENABLE। इनेबल से हम यूज़र मोड से प्रिविलेज एग्जिट मोड में जंप कर जाते हैं। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मैं इस मोड में आ गया। अब सिस्को के इस ऑपरेटिंग सिस्टम या कमांड लाइन इंटरफेस में कुछ और अच्छी चीज़ें ये भी हैं कि आपको पूरी कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक यूनिक कमांड है और आपको पता है EN से सिर्फ इनेबल स्टार्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ EN से कौन सी कमांड्स हैं, तो सिर्फ एक ही कमांड है। तो EN की कमांड को मुझे पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि EN से इनेबल ही बनता है, तो मैं EN लिखने के बाद जो कीबोर्ड पे टैब का बटन होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए TAB टैब का बटन है, आप इसको प्रेस कर दें। एक दफ़ा प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली कमांड टाइप कर देगा। तो आपको कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्विक तरीका है फ़ौरन कमांड्स को लिखने का। दूसरा, इसमें हमने कमांड टाइप कर ली।
ये हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ग्लोबल जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करने की तरफ जाएंगे। अगर मैं इस मोड में भी देखूं तो बेताशा कमांड्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी जनरल कमांड्स हैं, ये भी कोई स्पेसिफिक टूवर्ड्स द इंटरफेस या स्पेसिफिक कमांड्स नहीं है, या प्रिविलेज्ड कमांड नहीं है जिनके थ्रू आप पूरी डिवाइस की कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। इस मोड में आके आप प्रिविलेज यूज़र हैं। इस मोड में आपके यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करें, लेकिन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर से वैसे दो डिफरेंट कमांड्स आगे स्टार्ट होती हैं, जस्ट लाइक कॉन्फ़िगर, नहीं इसमें यही है। कॉन्फ़िगर के साथ हमारे पास कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड है, तो इसके थ्रू हम एक और मोड है जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम जाके कुछ कमांड्स अप्लाई करेंगे, जैसे पासवर्ड सेट करने हैं या कोई आईपी एड्रेस लगाना है, तो हम इस मोड में आके ये अप्लाई करेंगे। तो अभी तक हम 3 चीज़ें कह चुके हैं। पहली हमने कहा जी सबसे पहले हमारे पास जब भी हम लॉगिन करते हैं तो यूज़र एग्जिट मोड आ जाता है। वो कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास ये वाला मोड आता है, दिस इज़ कॉल्ड यूज़र मोड। जब आप इनेबल लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो आपके पास प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड आ जाता है। इसके थ्रू आप कमांड्स लगा सकते हैं फुल प्रिविलेजेस के साथ। अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये कमांड है जिसके थ्रू आपने इसका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड एक्सेस करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कॉन्फ़िगर मोड आ गया। ये मोड चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे हम किसी एक मोड से दूसरे मोड में जंप करते हैं तो ये मोड चेंज होते हैं और इसकी जो अवेलेबल कमांड्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बैनर सेट कर सकते हैं, क्लॉक सेट कर सकते हैं, इसी तरह हम कोई आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, इंटरफेस के ऊपर कोई सेटिंग कर सकते हैं, होस्ट नेम सेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब एज़ पर आवर एग्ज़ाम जो लैब ऑब्जेक्टिव है, ये कहता है जी आप क्लॉक चेक करें कि इस जो स्विच है इसकी क्लॉक, अब क्योंकि ये कमांड प्रिविलेज मोड में अप्लाई होती है तो मैंने एग्ज़िट करके जंप किया और वापस प्रिविलेज मोड में आ गया। तो शो क्लॉक लिखा तो मुझे दिखा रहा है कि जी इसकी जो स्विच की जो क्लॉक है वो आउटडेटेड है और ये 1993 का ईयर बता रही है। और ये चीज़ याद रखें जब भी आप किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि किसी प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज़ होगी, आपके जो रियल नेटवर्क्स होते हैं, तो आपने उसकी क्लॉक लाजमी सेट करनी होती है। कुछ डिवाइसेस पहले से सेट होके आती हैं, कुछ में नहीं सेट होती, तो आप ये क्लॉक सेट करते हैं। लेकिन अभी आपको बताने का क्लॉक सेट कराने का मकसद ये है कि आपको कमांड्स के साथ थोड़ा नो हाउ हो जाए। तो अगर आपको नहीं पता कि ये क्लॉक अभी हम इसको ठीक कैसे करें, तो ये हमें कहता है जी क्लॉक सेट की कमांड है, आप इसको एक्सप्लोर करें। तो आपको नहीं पता क्लॉक सेट कैसे काम करती है, तो मैं लिखता हूँ क्लॉक और आगे मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि यस देयर इज़ अ सेट कमांड जिसका मकसद ये है कि सेट द टाइम एंड डेट। सो आई कैन यूज़ दिस कमांड पैरामीटर कि क्लॉक सेट, और फिर मुझे आगे नहीं पता कि मैंने नेक्स्ट क्या देना है, तो मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने के लिए, बाद में आपको कमांड्स याद हो जाती हैं। अब सबसे पहले कहता है इसका जो टाइम सेट करना है उसका पैटर्न इस किस्म का है। सबसे पहले आपने आर सेट करना है। तो अगर हम अभी देखें तो ये बज चुके हैं कितने हो चुके हैं, 16 आवर्स हैं। तो मैं लिखता हूँ 16 आवर्स और उसके बाद मैं देता हूँ मिनट्स। मिनट्स क्या हुए हैं जी, 03 मिनट्स हैं, और सेकंड्स को 00 कर देता हूँ। अब मैं फर्दर देखता हूँ कि आगे मैं क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कहता है जी डे ऑफ द मंथ आप बता सकते हैं। तो आज हमारा डे है 06 और मंथ कौन सा है, मई है, और ईयर कौन सा है, 2020 है। तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप ऐसे क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो आपको बताएगा कि नेक्स्ट आप क्या चीज़ें दे सकते हैं। सॉरी। अगर आपकी कमांड में कोई एरर नहीं है और आपने कमांड बिल्कुल सही पैरामीटर्स के साथ दी है, इसके जितने पॉसिबल आपके इनपुट्स थे वो आपने सही दिए हैं, तो आपकी कमांड अप्लाई हो जाती है। तो अगर मैं सिर्फ शो क्लॉक करूं, तो अभी देखें क्लॉक हमारी सेट हो चुकी है
और इसमें ये डेट टाइम भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस लैब को अटैम्प्ट करने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा कमांड्स को अप्लाई करने के बारे में पता चल जाए कि हम किस तरह से कमांड्स अप्लाई करते हैं। अब इसमें एक और आखिरी चीज़ है कि क्या हम अगर कोई अच्छा, एक और चीज़ जो अप का एरो की होता है या डाउन का एरो की है, इससे आप हिस्ट्री में जितनी कमांड्स अप्लाई की हुई हैं उनको, अब मैं और कुछ नहीं प्रेस कर रहा, जस्ट अप का एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो प्रीवियसली मैंने टाइप की हुई कमांड है वो आ गई, उसके बाद ये आ गई, उससे पीछे ये कमांड, उससे पीछे ये कमांड। तो हिस्ट्री में जितनी कमांड्स हैं वो सारी जो आपने अप्लाई की थी वो यहाँ पे आ गई। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं डे जो है वो 32 दे देता हूँ। क्या कोई डे 32 हो सकता है? मैक्सिमम तो 31 हो सकता है हमारा जो डेज हैं। तो हम अगर 32 देंगे तो ये मुझे बता रहा है कि देयर इज़ एन इनवैलिड इनपुट, कि ये पॉसिबल इनपुट नहीं हो सकता, ये हमारे जो अवेलेबल इसकी क्या लें वैल्यू है उससे ये ज़्यादा है और ये अप्रूव नहीं है, इसीलिए इसने इसको एरर मार्क कर दिया। तो इसी तरह कमांड के सिंटैक्स में कोई भी मिस्टेक होगी, कहीं पे भी किसी भी जगह कोई ऑपरेटर, कोई आपने उसका ऑपरेंड सही नहीं दिया, आपने कोई उसकी पैरामीटर सही नहीं दिया या कोई वैल्यू सही नहीं दी, तो आपको वो एरर देगा। बहुत सारे जेनेरिक इनपुट्स भी होते हैं, जैसे अगर आप होस्ट नेम लिखते हैं तो होस्ट नेम के आगे अपना नाम लिखते हैं या स्विच का नाम लिखते हैं या बिल्डिंग का नाम लिखते हैं, तो वो एक वैलिड इनपुट होता है। बट अगर कोई कमांड में एरर है तो आपको ये जो मार्कर है, ये वाला साइन, इसके थ्रू पता चलेगा कि किस जगह पे इशू है, किस जगह पे कमांड आपने मिस्टेक कर दी। तो अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा इसको मैं 30 आवर्स पे ले जाऊं तो क्या ये पॉसिबल है? नो, 30 आवर्स नहीं होते, 24 आवर्स है मैक्सिमम। तो हम देख सकते हैं कि इसने ये मार्कर यहाँ पे अप्लाई किया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके मल्टीपल एरर्स हों, जैसे यहाँ पे भी 32 है और वहाँ पे भी है। तो अब आपको सिर्फ पहला वाला मार्कर दिखाएगा कि पहला एरर कहाँ पे है। ये जो कमांड का सिंटैक्स चेकर है, चेक करने वाला है, उसने इसको चेक किया तो उसको यहाँ पे एरर मिल गया तो उसने यहाँ से स्किप कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपको सारे एरर्स दिखा देगा, तो आपको सिर्फ पहला एरर दिखाएगा। अगर आप एक वो वाला एरर ठीक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 16 आवर्स था और अभी 6 मिनट्स हो गए हैं, तो अब ये आपको नेक्स्ट एरर के ऊपर दिखाएगा कि आपके कमांड में ये एरर है। तो आप इस तरह से अपनी कमांड्स को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारी लैब थी जो कि जिसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि हमारे कौन कौन से मोड हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड्स हैं, और फिर उसके अंदर हम एक कमांड को कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल जी से क्या होता है, कई शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको कोर्स के अंदर करिकुलम में चीज़ें मिल रही होंगी। मैं एक और लैब ओपन करता हूँ ताकि हम कंक्लूड कर सकें जो आज हम करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये थर्ड लैब है, इसके अंदर हम एक स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे और इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि नेटवर्क्स कैसे बनते हैं। प्रॉब्ली यस, ये मेरे पास लैब ओपन हो गई है, इसका आप नंबर नोट कर सकते हैं, 2.5.5 ये लैब है। और इस लैब में हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हम दो स्विचेस को कॉन्फ़िगर करेंगे और दो पीसीस लगे हुए हैं, जस्ट लाइक आपके पास ये लैब 1 है और ये लैब 2 का स्विच है और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल एक एक पीसी लगा हुआ है, लेकिन आप सपोज कर सकते हैं तो इस स्विच के साथ हमारे 10 पीसीस यहाँ पे लगे हुए हैं, 10 पीसीस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि एक बेसिक लैब कर रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ एक ही पीसी को चेक करेंगे क्या इनकी कनेक्टिविटी आपस में हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं जस्ट एक दफ़ा चेक कर लूँ कि क्या इसके अंदर पहले से कन्फिग्रेशन तो नहीं हुई हुई, होपफुली नहीं हुई, ठीक है। और सो फार हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, गुड, 196 पार्टिसिपेंट्स इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और हम इसी को ही पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। हम अच्छा, जब भी आप ये लैब ओपन करें तो इसके साथ ये जो एक्टिविटी आती है इसको ज़रूर फ्रंट पे रख लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि साथ साथ आप देख रहे होते हैं कि आपके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपने कितना कंप्लीट। अच्छा, ये जो पिछली लैब थी इनमें कंप्लीशन नहीं था, अगर आप इस जगह पे गौर से देखें तो यहाँ पे कंप्लीशन 0% है।
मुझे ये लैब्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लाजमी ये लैब्स कराता हूँ, क्योंकि इसमें आपको इमीडिएट कह लें रिस्पांस मिलता है कि जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे ऐसे ऐसे ये कंप्लीशन बढ़ती जाएगी, और एंड ऑफ द लैब हमारे पास ये 100% लैब कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, इन एक्टिविटी लैब्स के अंदर हमारे पास हम रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं कि अभी हमने कितना काम कर लिया, अगर कोई कहाँ पे हमारी मिस्टेक है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक रिजल्ट्स पे मैंने किया, तो हम खुद अपने पास चेक कर सकते हैं जितने क्रॉस लगे हुए हैं, इनका मतलब है कि ये टास्क आपने करने थे और आपने अभी तक नहीं किए हुए। इसी तरह यहाँ पे देखें तो आपका स्कोर भी आ रहा है और नंबर ऑफ़ आइटम्स की कंप्लीशन भी आ रही है। इसको आप यहाँ से फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं, हम वापस अपनी इस विंडो पे आ जाते हैं। अब अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक चीज़ मैं आपको जनरली बता दूँ कि जो आपका CCNA का इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होगा, जो कि टेस्ट सेंटर पे होता है, वहाँ पे भी इस तरह की लैब्स होती हैं। उन लैब्स में भी आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स या टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम कॉन्फ़िगरेशन लैब्स कहते हैं। तो अभी आपने डे 1 से ही मैं आपको इस चीज़ पे ला रहा हूँ कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशंस खुद करनी है। थ्योरीज़ आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी स्लाइड्स अवेलेबल भी हो जाएंगी और ऑनलाइन करिकुलम भी अवेलेबल है, लेकिन आपने ये लैब्स खुद करनी है। और मैं कुछ इसके बाद एक लैब है वो मैं आपको एज ए होम असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, वो आपने अभी फॉर दिस कोर्स कभी ना सोचें कि कहीं से आप ये कोई लैब असाइनमेंट कॉपी कर लें और मुझे भेज दें। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस कि आप खुद एक्सप्लोर करें। आपको जब खुद मसले आएंगे, आप खुद ठीक करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा और आपका कल को आप इंटरव्यू में भी इसको डिफेंड कर सकते हैं। यस आई नो अबाउट द स्विचेस, यस आई कैन कॉन्फ़िगर दैम, बिकॉज कि आपका एक दफ़ा हैंड्स ऑन हुआ होगा। ये तो चलें पैकेट ट्रेसर में है, सिमुलेशन में है, रियल इक्विपमेंट पे भी देयर इज़ नो डिफरेंस। आपने फिजिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने होते हैं, बाकी काम CLI पे करना है। तो CLI चाहे यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, पार्ट 1 क्या है, वेरीफाई द डिफ़ॉल्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन। सो हाउ वी कैन वेरीफाई। सबसे पहला काम, हम स्विच को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम एक तरीका ये था, जैसे हमने पहले कंसोल केबल ली और यहाँ पे कनेक्ट कर ली, क्योंकि वैसे प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कमांड सिमुलेटर है तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके, अगर ये टैब ब्लॉक नहीं है तो CLI टैब, तो आप इसके थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं भी ऐसे ही कर लूँ, क्योंकि इस लैब में इन्होंने ऐसे ही बताया हुआ है कि आपने CLI मोड में जाके काम शुरू करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो अब ये कहता है जी आप प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाने के लिए कमांड टाइप करें ENABLE और इंटर प्रेस कर दें, तो आपके पास कौन सा मोड आ गया, प्रिविलेज्ड मोड। अच्छा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे करंट कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो इसके लिए कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे शो की कमांड्स नॉर्मली जो आपका प्रिविलेज मोड है, हम यहाँ पे शो की कमांड्स के थ्रू वेरीफाई करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को। बहुत बेताशा कमांड्स हैं शो के साथ। अगर आप वैसे देखें तो ये सारी शो की कमांड्स हैं, जितनी आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर, ये सारी शो के साथ हैं। हम इनको शो IP इंटरफेस, शो इंटरफेसेस, शो वर्जन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी कमांड्स हैं जो हम आगे अप्लाई कर रहे होंगे। तो इस स्टेज पे हम, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इस स्विच की देखना चाहते हैं। स्विच के अंदर दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक को हम कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक को हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जब स्विच बूट होता है तो उसके पास एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और उस फाइल के थ्रू वो कॉन्फ़िगरेशंस को अप्लाई करता है ड्यूरिंग द स्टार्टअप। तो अगर मैं इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग करूँ, क्योंकि ये फ्रेश स्विच है, अभी इस स्विच को किसी ने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो देयर इज़ नो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एट दिस स्टेज। तो हम इसको अभी अभी इसी लैब में हम इस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमें बताएगा हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर क्या IP एड्रेसेस, पासवर्ड्स, क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो अगर आप जैसे ही ये कमांड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताएगा कि करंट जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसका साइज़ है 1080 बाइट्स, और इसका नाम यही होता है, रनिंग कॉन्फ़िग के नाम से होती है। और ये जो वर्जन यूज़ किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो 12.2 है, और इसी तरह
सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन और कौन सी कमांड्स अप्लाई हुई हुई हैं, कौन सी नहीं हुई हुई हैं। होस्ट नेम इस स्विच का इस टाइम पे स्विच ही है, हम इसको आगे शायद चेंज भी करेंगे। इसी तरह स्पैनिंग ट्री का कौन सा मोड चल रहा है, इंटरफेसेस के ऊपर क्या सेटिंग हुई हुई है। देयर इज़ नो कन्फिग्रेशन एट दिस स्टेज, सिर्फ इंटरफेसेस के नंबर्स लिस्ट हो रहे हैं। यहाँ से आपको जनरली पता चल रहा होगा कि हमारे पास कितनी पोर्ट्स हैं। फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स कितनी है, गीगाबिट पोर्ट्स कितनी है। तो फास्ट ईथरनेट कहते हैं 100 MB का जो कनेक्शन होता है, पोर्ट होती है। और अगर हम इससे नीचे देखेंगे 24 पोर्ट्स हैं जो कि फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स हैं, और इसके साथ इस स्विच के अंदर दो जो हैं वो गीगाबिट पोर्ट्स हैं। तो नॉर्मली जैसे ये एक ओल्ड फैशन स्विच है। आजकल तकरीबन सारे स्विचेस के अंदर, लेटेस्ट स्विचेस के अंदर तमाम गीगाबिट पोर्ट्स आती हैं, या कुछ एडवांस जो लेटेस्ट हैं उनके साथ 10 गीगा की भी पोर्ट्स आती हैं। इसी तरह स्विच का जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसके ऊपर कोई आईपी नहीं लगा हुआ, स्विच के कंसोल के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, इसी तरह वर्चुअल टर्मिनल लाइंस के ऊपर भी कोई पासवर्ड सेट नहीं हुआ हुआ। तो अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो देयर इज़ ज़ीरो कन्फिग्रेशन एट दिस स्टेज। इस स्विच पे कोई भी कमांड्स, कोई भी कन्फिग्रेशन किसी ने नहीं की हुई। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने वेरीफाई किया देयर इज़ नो स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन। और ये जो फाइल होती है रनिंग कन्फिग्रेशन की, ये NVRAM के अंदर स्टोर हो रही होती है। जस्ट लाइक आपके पास स्विच के अंदर रैम होती है, रैम इज़ अ वॉलेटाइल रैम। तो जैसे ही आप पावर कट करेंगे तो आपका सारा कंटेंट उसमें से ज़ाया हो जाएगा। लेकिन NVRAMs परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल है। तो इसके अंदर जो भी आप फाइल सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। तो आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो NVRAM के अंदर, ये एक स्पेसिफिक मेमोरी है इस स्विच के अंदर, हार्डवेयर है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमने क्रिएट अ बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन। तो स्विच कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला टास्क यही होता है कि आप स्विच को एक नाम असाइन करें। स्विच का नेम क्या होता है, जस्ट लाइक आपके रूम्स के नंबर्स होते हैं, नाम होते हैं। जैसे आप कहते हैं ये हॉल 1 है, रूम 101 है। तो इसी तरह डिवाइसेस को भी हम लोग नेम और नंबर देते हैं। तो जो उसका नेम है वही बेसिकली उसका आइडेंटिफायर भी होता है कि ये कौन सा स्विच है। जैसे अगर आप कहें कि बिल्डिंग 1 के अंदर स्विच नंबर 5 लगा हुआ है, तो बिल्डिंग 1 और स्विच नंबर 5 जो है वो उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि वो वाला, क्योंकि आपकी बड़े नेटवर्क्स के अंदर हज़ारों की तादाद में स्विचेस हो सकते हैं, सौ की तादाद में स्विचेस हो सकते हैं। तो आपको हर स्विच को एक नाम देना है ताकि आप बाद में उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहला टास्क है हाउ टू सेट या असाइन अ नेम टू अ स्विच। तो हम अभी देखें, इसने हमें साथ साथ गाइड किया हुआ है। ये कन्फिग्रेशन एक्टिविटीज़ हैं, ये जो लैब्स हैं, और 0% हमारा अभी तक कंप्लीशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्फिगर टर्मिनल लिखेंगे ताकि हम किस मोड में चले जाएं, ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में चले जाएं। तो अब ये देखिए कह रहा है इंटर कन्फिग्रेशन कमांड्स, 1 पर लाइन आप एक कमांड इशू कर सकते हैं, और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो Ctrl+Z प्रेस करके भी वापस जा सकते हैं, और एंड या एग्जिट लिख के भी वापस पिछले मोड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कमांड देखें तो आप HOST हम लिख के देखते हैं क्या कोई कमांड है। यस, देयर इज़ अ कमांड होस्ट नेम। तो हम होस्ट नेम की कमांड टाइप कर ली। उसके बाद हमने जो लैब एक्टिविटी में इसने बताया हुआ है कि S1 आपका स्विच का नाम है। तो S इज़ फॉर स्विच एंड 1 इज़ फॉर द नंबर, के ये स्विच 1 है। इसके बाद जो दूसरा स्विच होगा वो स्विच 2 होगा, स्विच 3 होगा। तो हम स्विचेस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे इन नंबर से, नाम से। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा, अगर इस कमांड में कोई एरर नहीं है, नॉर्मली एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कमांड टाइप करने के बाद इंटर करते हैं और उस कमांड का सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है और कमांड बिल्कुल ठीक आपने टाइप की है, तो नॉर्मली देयर विल बी नो एरर, और वो कमांड इमीडिएटली अप्लाई हो जाती है। जैसे देखें, पहले इस स्विच का नाम था स्विच, और अब जैसे ही मैंने कमांड अप्लाई की तो इसका नाम चेंज हो गया, स्विच S1, स्विच नहीं S1। अब देखें इसका पीछे जहाँ कहीं भी मैं अब इसको अगर वापस पिछले मोड में जाऊँगा तो स्टिल मेरे पास ये S1 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस स्विच का नाम चेंज कर दिया। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टास्क कि हमने स्विच को एक नाम असाइन कर दिया। नेक्स्ट इज़ सिक्योर एक्सेस टू द कंसोल लाइन। अभी देखिए हमने कहा था कि कंसोल कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ से ये वाली केबल लगाते हैं और इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो कोई भी तो आ सकता है आपके नेटवर्क में और एक लैपटॉप ले आए और कंसोल केबल ले आए और आपके स्विच के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करे और आपकी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू हो जाए। नो,
हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? हम लाइन कंसोल 0 के ऊपर एक पासवर्ड सेट करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या ये पासवर्ड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई कंसोल से एक्सेस करता है तो वैसे ये जो हम क्लिक करके CLI मोड एक्सेस कर रहे हैं ये भी कंसोल एक्सेस है। तो मैं इनको अप्लाई करता हूँ। तो अभी आप याद रखें कि अगर आप इन कमांड्स को, जो कि इस मोड की कमांड है, अभी देखिए ये कमांड थी स्विच वन कॉन्फ़िगरेशन मोड की, तो आपने लाइन कंसोल 0 कमांड कहाँ पे लगानी है? इसी मोड के अंदर लगानी है। अगर आप प्रिविलेज मोड में लगाएंगे या यूज़र मोड में लगाएंगे तो ये कमांड अप्लाई नहीं होगी। सॉरी, लाइन कंसोल 0 बेसिकली क्योंकि ये इंडेक्स्ड होता है तो आपकी जो सिंगल कंसोल पोर्ट है उसको नंबर 0 से किया जाता है। जस्ट लाइक आप एरेज में देखते हैं तो एरे का जो पहला स्टोर होता है वो लोकेशन होती है, वो 0 होती है, 1 होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी लाइन कंसोल जो आपकी एक सिंगल कनेक्शन था उसको ये नंबर 0 से रेफ़र कर रहा है। तो हम लाइन कंसोल 0 में चले जाते हैं और इसमें जाके हम पासवर्ड सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप कमांड लगाएंगे पासवर्ड, और ये जो लेट मी इन है ये बेसिकली हमारा अपना पासवर्ड है। इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बट क्योंकि लैब की रिक्वायरमेंट है कि आप ये वाला पासवर्ड सेट करें तो मैं भी इसको लेट मी इन ही रखूँगा, अदरवाइज इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन आपने भी ऐसे ही करना है। अभी एक चीज़ देखें, मैंने होस्ट नेम चेंज किया था, होस्ट नेम सेट किया था, तो यहाँ पे कंप्लीशन 6% हो गया है। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी गुड एट दिस स्टेज कि आप जैसे ही कुछ काम कर रहे होंगे साथ साथ आपको एक्टिविटी कंप्लीशन भी नज़र आ रहा होगा कि आपने कितना एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि ये हमारा काम जल्द अज जल्द होता जाए। तो हमने कहा सॉरी, लाइन कंसोल 0 में हम आ गए और हमने पासवर्ड लिखा लेट मी इन। तो शुड ये इतना सिंपल पासवर्ड नहीं होना चाहिए और ना ही वेलकमिंग होना चाहिए। तो पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग और ये गैसेबल नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद एक लॉगिन का कीवर्ड है, ये भी एक कमांड है, ये अप्लाई करनी लाजमी है। और फिर हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे। तो अभी हमने अपने लाइन कंसोल 0 पे एक पासवर्ड लगा दिए। अगर मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ और दोबारा एग्ज़िट करता हूँ तो जैसे ही अब मैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करने आया मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं इस स्विच को दोबारा 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कहता है कि पासवर्ड बताओ, तुम्हारा पासवर्ड क्या है। अगर मैं इस स्विच पे जाता हूँ तो ये मुझे कहता है इट्स ऑल गुड, कि तुम आ सकते हो, देयर इज़ नो पासवर्ड सेट। तो यहाँ पे जाके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट इस स्विच पे क्योंकि ये सिक्योरिटी अप्लाई हो चुकी है तो मैं जब भी आऊँगा ये कहेगा पहले पासवर्ड दो। तो मुझे पता है मेरा पासवर्ड है लेट मी इन। तो अब जैसे ही मैंने पासवर्ड आपका जब टाइप करते हैं तो आपको विजिबल नहीं होता, तो आप यूज़र मोड में आ जाएंगे अगर पासवर्ड सही होगा। अगर मैं पासवर्ड गलत लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड लिखता हूँ सिस्को 123 तो कह रहा नहीं पासवर्ड, मैं कहता हूँ सिस्को, कहता है ये पासवर्ड भी नहीं है। तो जब तक मैं सही पासवर्ड नहीं लगाऊंगा तब तक ये मुझे नहीं आने देगा। तो दिस इज़ अ बेसिक सिक्योरिटी एट द कंसोल पोर्ट। तो हमने क्या किया, लाइन कंसोल 0 पे एक पासवर्ड सेट कर दिया। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, ये हमने टेस्ट भी कर लिया कि ये पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। कह रहा है सिक्योर प्रिविलेज मोड। ओके, अब देखिए मैं यूज़र मोड में हूँ, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि मैं इस टाइम पे इस ग्रेटर दैन के साइन पे हूँ। अगर मैं यहाँ पे इनेबल लिख दूँ तो क्या होगा, आई शुड गेट एक्सेस ऑफ द प्रिविलेज मोड। यस, मैंने इनेबल लिखा और मेरे पास प्रिविलेज मोड का एक्सेस आ गया। बट इस तरह नहीं होना चाहिए कि हमारा जैसे ही हम प्रिविलेज मोड में जाएं तो हमसे पासवर्ड मांगे कि आप इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए प्रिविलेज मोड एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड या जो डिवाइस का मेन पासवर्ड है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपके इस इनेबल मोड का होता है, तो इसीलिए हम इसको इनेबल के साथ सेट करते हैं। तो हम इस पासवर्ड को सेट करते हैं, हम कहते हैं इनेबल पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड एक्टिविटी में बताया गया आपने वही लगाना है ताकि आपकी कंप्लीशन भी बढ़ती रहे। C1 $, केस सेंसिटिव पासवर्ड होते हैं, अगर आपने कैपिटल लिखना है तो कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल है डिजिट, ये ओ नहीं है, ये ज़ीरो है। C1 $C0 ये एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक है जी, ये हमने पासवर्ड लगा दिया इनेबल मोड के ऊपर। लेट्स वेरीफाई इट। हम यहाँ से वापस कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अब देखिए हम बिल्कुल वापस क्या लें, होम इंटरफेस पे चलेंगे। तो यहाँ से जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये मुझसे इनेबल का पासवर्ड नहीं मांग रहा बल्कि ये कंसोल वाला पासवर्ड मांग रहा है जो हमने यहाँ पे सेट किया था। तो मैं पहले दूंगा लेट मी इन
फिर जब मैं इनेबल लिखूँगा तो पहले तो मैं डायरेक्ट चला जाता था, लेकिन अब कह रहे हैं मुझे पासवर्ड बताओ पहले। तो मेरे पास ये पासवर्ड है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो जब तक मैं ये पासवर्ड नहीं लगाऊंगा C1 $C0, तब तक ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। तो ये हमारा बेसिक सिक्योरिटी आ गई कि हम अपनी डिवाइसेस को डे 1 पे ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। देन हमारा अगली जो ऑब्जेक्टिव है, अच्छा ये कह रहा है कि लेट्स वेरीफाई जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी जा रही है कि नहीं जा रही। तो हम लिखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं जैसे ही देख रहा हूँ, अभी देखें हमने अभी इसका होस्ट नेम सेट किया था, वो भी यहाँ पे आ गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि इसका ये है। हमने इसका पासवर्ड सेट किया था C1 $C0, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये पासवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे देखें कितना अजीब सी बात है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पासवर्ड विजिबल है, रीडेबल है, तो इट शुड बी इनक्रिप्टेड, और ये हमें इस तरह से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो हम इसको अभी सिक्योर भी करेंगे। अच्छा, दूसरा इसके साथ अगर हम मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन स्विच की देखें तो यहाँ पे देखें हमने लाइन कंसोल 0 को पासवर्ड लगाया था और लॉगिन का कीवर्ड दिया था, तो ये हमारे पास ये भी सेट हो चुका है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी साथ साथ पॉपुलेट होती जा रही है, हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अच्छा, अभी हम एक और पासवर्ड सेट करते हैं, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड रीडेबल होता है। तो सिस्को ने एक और कमांड इंट्रोड्यूस कराई थी जो कि है इनेबल सीक्रेट, कि मैं नॉर्मल रीडेबल पासवर्ड नहीं दे रहा, मैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे रहा हूँ, और ये पासवर्ड है इट्स अ सीक्रेट। तो ये एक सीक्रेट पासवर्ड है जो सिर्फ मुझे पता है और मैं एडमिन हूँ इस डिवाइस का। तो इनेबल सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट पासवर्ड, जैसे ही मैं ये अप्लाई करूँगा, और यहाँ पे आप इस पासवर्ड को लगाने का फ़ायदा क्या, एक तो ये है कि ये पासवर्ड इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हाई है। जो इनेबल पासवर्ड था और इनेबल सीक्रेट था, इनमें से हमेशा सीक्रेट वाला पासवर्ड अप्लाई होगा, दूसरा पासवर्ड बैक एंड पे चला जाएगा, वो वाला आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। जब से आपने ये अप्लाई कर दिया तो आप पुराना C1 $0 से लगा के आप नहीं आ सकेंगे, आपको यही वाला सीक्रेट पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये इस पासवर्ड को सिस्को ने इंट्रोड्यूस क्यों कराया कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है फाइल में। हम इसको वेरीफाई करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखें जो इनेबल पासवर्ड था वो तो ह्यूमन रीडेबल था, लेकिन जो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड था वो आपका इनक्रिप्टेड है। ये इसका हैश है, ये इनक्रिप्टेड इसका स्ट्रिंग है, और ये आप नहीं रीड कर सकते कि ये पासवर्ड इट्स अ सीक्रेट है। ये सिर्फ डिवाइस को पता है और आपको पता है कि आप क्या पासवर्ड दे रहे हैं। और अगर अब मैं वापस जाऊं और मैं एग्ज़िट कर दूं और मैं वापस आता हूं, तो पहला पासवर्ड है लेट मी इन, और मैं इस पे आ गया। जब मैं इनेबल मोड करूंगा और मैं पुराना पासवर्ड लगा रहा हूँ C1 $C0, टाइप होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, इंटर किया वो कहता है नो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट पासवर्ड। तो फिर मुझे कौन सा लगाना चाहिए, ये सीक्रेट पासवर्ड, जो कौन सा है, इट्स अ सीक्रेट। तो ये पासवर्ड जब मैंने लगाया तो इसने मुझे अंदर इस डिवाइस में प्रिविलेज मोड का एक्सेस दिलवाया। नॉर्मली हम लोग प्रोडक्शन नेटवर्क्स में इनेबल पासवर्ड नहीं लगाते, इनेबल सीक्रेट ही लगा देते हैं, और ये इनक्रिप्टेड भी स्टोर हो जाता है। ये वन वे इंक्रिप्शन है, ये इसको आप डायरेक्ट डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए सिस्को ने इसको प्रेफर किया है कि आप ये वाला पासवर्ड यूज़ करें। अच्छा, जो दूसरे पासवर्ड हैं जस्ट लाइक लेट मी इन और जो और कंसोल और लाइन कॉन्फ़िगरेशन के पासवर्ड्स हैं, वो अभी ह्यूमन रीडेबल हैं। जैसे मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ तो ये वाला तो रीडेबल नहीं है, बट ये वाला भी रीडेबल है, और जो ये लेट मी इन था ये भी रीडेबल है। तो आसान सा है, आप लोग एक कमांड है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की, प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं ये लिखी हुई है, ठीक है, इसी का आपका स्टेप 8 है। तो आप यहाँ से लिखें कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग टर्मिनल, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ कॉन्फ़िग टी, मुझे पता है कि ये शॉर्टकट है तो इससे मैं चला जाऊँगा, आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये कमांड क्या करती है, इस कमांड से आपके जितने करंट पासवर्ड होंगे और जितने फ्यूचर में आप अप्लाई करेंगे सारे के सारे इनक्रिप्ट हो जाएंगे। मैंने इंटर किया, कमांड का सिंटैक्स ठीक था। वापस हम जाते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो अब देखें वो जो C1 $C0 पासवर्ड था वो भी समहाउ इनक्रिप्ट हो गया, उसकी हमने इनक्रिप्शन इनेबल कर दी। और जितने पासवर्ड भी हैं जो कहीं किसी जगह भी आपने यूज़ किए हैं, चाहे
राउटर टू राउटर किसी भी जगह पे आपने कोई इंक्रिप्शन या कोई भी पासवर्ड यूज़ किया था तो वो पासवर्ड्स इंक्रिप्ट हो जाएंगे। अब देखिए वो जो लाइन कंसोल ज़ीरो का पासवर्ड था लेट मी इन, नाउ ये एक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग बन के यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो अगर आपकी ये फाइल आप किसी को भेज भी देते हैं तो डायरेक्टली कोई रीड नहीं कर सकता कि आपका पासवर्ड क्या है। अगर कोई आपकी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरह कर लेता है या इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चोरी कर लेता है तो भी वो ये पासवर्ड्स रीड नहीं कर सकता। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सिक्योर ये फाइलें सिक्योर प्लेस पे होती हैं और डायरेक्ट कोई इनको एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन या किसी को आप एक्सेस देते हैं और वो आके इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को देखता है तो वो चेंज कर सकता है, पासवर्ड्स चेंज हो सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है स्विचेस के ऊपर, वो है बैनर लगाने का। नॉर्मली अगर हम यहाँ से एग्जिट करें तो देयर इज़ नो बैनर एट दिस स्टेज। क्या कोई वार्निंग, क्या कोई मैसेज शो हो रहा है कि यू शुड नॉट बी कनेक्टिंग दिस डिवाइस, इट इज़ अ सिक्योर डिवाइस, इट इज़ अ कंपनी डिवाइस? तो कोई भी नहीं है। अगर आपने पासवर्ड्स रखे हुए भी हैं सॉरी, और कोई बंदा अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेता है, इट्स सीक्रेट, यस, तो आपने उसको कभी वार्न नहीं किया कि यार आप जो हैं एक सिक्योर डिवाइस को एक्सेस करने जा रहे हैं, तो क्या आप ऑथराइज भी हैं कि नहीं है? ठीक है, एथिक्स या लॉ कहाँ पे हमें पकड़ता है कि आप जैसे किसी एरिया में जाते हैं और वहाँ पे लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया या टेरिटरी रिस्ट्रिक्टेड या प्रूव योर आईडी फर्स्ट, तो वो इसीलिए बैनर दिया होता है, वो इसीलिए बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से आगे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और अगर आप इस एरिया से बिलोंग नहीं करते या इस चीज़ की ऑनरशिप नहीं है आपके पास तो आप आगे ना जाएं, चाहे ऑथराइज्ड वे में चाहे अनऑथराइज्ड वे में। अब अगर कोई हैकर आता है तो भी उसको वार्निंग शो होनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल यूज़र आता है और कुछ काम करना चाह रहा है तो भी उसको शो होना चाहिए कि यहाँ से आगे तुम अगर कुछ काम करने जा रहे हो, किसी डिवाइस को एक्सेस करने जा रहे हो, तो ये कंपनी की प्रॉपर्टी है और इसको तुम एक्सेस तभी करो जब आपके पास इसका प्रॉपर आपके पास राइट्स हों और आपके पास इसकी प्रिविलेजेस हों। तो हम इस बैनर को कैसे प्लेस करेंगे ताकि और दूसरा इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि कल को अगर आप किसी बंदे को उसने आपका स्विच हैक कर लिया या उसने आपके स्विच को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लिया, उसको बेशक पासवर्ड कहीं से लीक्ड मिल गया, तो जब वो एक्सेस करने आता है और वो उस डिवाइस को एक्सेस करता है और आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब कर देता है, आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं कि भाई तुमने हमारी ये डिस्टर्बेंस की है, तो तुमने एक साइबर क्राइम किया है। तो वो कहता है यार कि कहाँ पे लिखा हुआ था कि आई कैन नॉट एक्सेस दैट डिवाइस और दैट डिवाइस इज़ अ सिक्योर डिवाइस। तो आप कहते हैं यस वो तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो कहता है तो अगर नहीं लिखा हुआ था तो आई कैन एक्सेस इट। जब किसी एरिया पे नहीं लिखा होता कि इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो आप जा सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है तो फिर आप ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो यू आर कमिटिंग अ क्राइम। तो ये बैनर भी कुछ इस तरह की लॉजिक है। मैं इस बैनर को अप्लाई करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ बैनर MOTD, दैट स्टैंड्स फॉर मैसेज ऑफ द डे, और आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लें, जैसे डॉलर होता है, जैसे डबल स्ट्रिंग होती है, डबल कोट्स होते हैं, तो आप इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये आपका एक मैसेज बन जाएगा। जैसे मैं इसी मैसेज को रिपीट, अभी देखिए ये 34% कंप्लीशन है, तो मैं इसको लिखता हूँ दिस इज़ अ सिक्योर सिस्टम, और हम इसके आगे लिखते हैं ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली, वट एवर इज जो भी है आप उसको टाइप कर लें और इसके बाद इंटर प्रेस कर लें। अभी देखिए कंप्लीशन 34 है, जैसे ही मैं ये कमांड अप्लाई करूँगा तो ये जंप करके 43 पे चली गई है। इट मीन्स कि हमने बैनर की जो कमांड लगानी थी वो हमने अप्लाई कर दी है। अब ये मुझे नज़र कहाँ पे आएगा, मैं इसको कंट्रोल-Z करता हूँ और एग्ज़िट करता हूँ इस डिवाइस के, मैं बिल्कुल शुरू में चला गया। तो अब देखें जैसे ही मैं कोई पासवर्ड लगाने की मुझे प्रॉम्प्ट मिलता है तो मुझे कहता है दिस इज़ अ सिक्योर सिस्टम, ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली। तो ये एक लाइन काफ़ी है उन लोगों के लिए कि जो कोई अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं या इस डिवाइस को हैक करना चाह रहे हैं, कल को आप उन्हें कोर्ट में ले जा सकते हैं, उनको पनिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट मी इन और इनेबल में लिखता हूँ इट्स अ सीक्रेट पासवर्ड। तो ये मैंने दोबारा मैं अपने इस लेवल पे आ गया, प्रिविलेज मोड में आ गया। नाउ अगर इस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने कॉन्फ़िगरेशन की और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन
जो इस टाइम पे ये जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखें ये रैम में स्टोर हो रही होती है। तो रैम हमने कहा था वॉलेटाइल होती है। अगर यहाँ पे लाइट चली जाए या आपकी डिवाइस किसी वजह से रीस्टार्ट हो जाए और कॉन्फ़िगरेशन आप सेव अभी तक नहीं कर पाए, तो आपकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन आपने पासवर्ड्स सेट किए थे या बैनर लगाया था या आईपी एड्रेसेस लगाए थे, सब कुछ आपका ज़ाया हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुई। तो हम जब भी कोई काम डिवाइस में कर रहे होते हैं तो अप्लाई तो वो फ़ौरन हो जाता है, लेकिन वी नीड टू कॉपी दैट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो व्हाटएवर इज़ इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमने पासवर्ड्स लगाए हैं, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, इसको कॉपी कर दो कहाँ पे, स्टार्टअप कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर। और वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट एनवी रैम में स्टोर होगी। तो आप जैसे ही ये कमांड एंटर करेंगे तो कहेगा इसका नाम क्या रखूँ, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही स्टार्टअप कॉन्फ़िग इसका नाम होता है, आप एंटर कर दें बस, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहा है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इसने वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बना दी। अब देखें, पहले हमने लिखा था शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो हमें कह रहा था यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो अब जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर पूरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मौजूद है, जिसमें पासवर्ड्स भी हैं, जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब अगर इस स्टेज पे मैं अपनी डिवाइस को रीलोड भी कर दूं तो मुझे कोई डर नहीं है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर हुई हुई है, सेफ़ है, और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली स्विच जैसे ही बूट होगा, मैं आगे किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा स्विच का जो बूटिंग का प्रोसेस होता है, बूट लोडर से लेकर कॉन्फ़िगरेशन लोड करने तक, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें भी यही एक स्टेप होता है कि जब स्विच बूट होके आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, तो उसके बाद उसका यही काम होता है कि वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग की फ़ाइल को लोड कर ले। तो आपका अब ये स्विच सिक्योर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। अब आप इस स्विच को देखें तो हमारे पास जो हमारा टास्क था, दैट इज़ ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब पार्ट 5 में देखें तो क्या रहा है, कॉन्फ़िगर द स्विच टू। अब हम बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, हमें सारी चीज़ों का पता चल चुका है, हाउ वी कैन नेविगेट बिटवीन द मोड्स, और हम कैसे कमांड्स अप्लाई करते हैं। मैं विद इन फ्यू मिनट्स या सेकंड्स आपको मैं स्विच टू की कॉन्फ़िगरेशन करके बताता हूँ, और विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स मैं जस्ट क्विकली मैं स्विच टू पे गया और मैंने वही सारे काम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ मैंने होस्ट नेम सेट करना है, तो मैंने लिखा इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम S2, और इसके बाद मैंने इसका पासवर्ड सेट करना है, दैट इज़ कंसोल पासवर्ड, लाइन कंसोल ज़ीरो, पासवर्ड लेट मी इन, और मैंने साथ में लिखा लॉगिन का कीवर्ड और एग्ज़िट कर गया। दोबारा मैं अपने इस मोड पे अभी साथ साथ देखें तो 50% से हम 68% पे जंप कर गए। उसके बाद हम लिखते हैं इनेबल पासवर्ड, और हमने पहले लिखा था C1 $C0, और ये हमारा पासवर्ड लग गया। फिर हमने लिखा था हम इसका सीक्रेट पासवर्ड भी लगा रहे हैं जो कि था इट्स सीक्रेट। फिर हमने लिखा था सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड लगाई थी, वो भी हो गई। और हमने क्या काम किया, हमने कॉन्फ़िगरेशन को इंश्योर किया और हमने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लिया। वापस हम जाते हैं एग्ज़िट। कॉपी की कमांड आपको प्रिविलेज मोड में ही मिलेगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं है। तो हम कह रहे हैं व्हाटएवर इज़ इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको स्टार्टअप में डाल दो। अभी देखें 84% कंप्लीशन है एट दिस स्टेज। मैंने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को सेव किया। नाउ इट इज़ जम्प्ड कि ये 91% होगी। हाँ, एक चीज़ हमने मिस कर दी, हमने बैनर नहीं लगाया। बैनर MOTD, और आप कोई भी बैनर लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल वही वाला टेक्स्ट यहाँ से आई अब मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है, टाइप करें। कमांड्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। दिस इज़ अ सिक्योर सिस्टम ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली। यहाँ पे कोई थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कमांड अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से मैं वापस जाता हूँ और मैं कॉपी, आखिर में आपने इन एनी केस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को लाजमी दोबारा ओवरराइट करना है, सेव करना है। तो अभी देखें मेरी जो एक्टिविटी है दैट इज़ 100% कम्प्लीटेड, और अगर मैं अपने रिज़ल्ट्स देखूँ कि मैंने कितने टास्क सही कंप्लीट किए हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं आ गया असेसमेंट आइटम्स के अंदर। तो देखें बैनर भी लग गया,
लॉगिन का पासवर्ड भी सेट हो गया, सॉरी कंसोल का पासवर्ड भी सेट हो गया, नेबल पासवर्ड भी लग गया, नेबल सीक्रेट भी लग गया, होस्ट नेम भी सेट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बन गई, दूसरे स्विच पे भी ये काम करना था। तो एवरीथिंग सो फॉर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस लैब का कि हम किस तरह से एक स्विच को एक्सेस करेंगे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे विद द इंस्ट्रक्शन जो कि गिवन है यहाँ पे, आप इनको यूज़ करते हुए ये लैब कंप्लीट करेंगे।